आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, आम जनता से जुड़ा हुआ खबरों का वो टीवी शो जो आपको रखता है आगे। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर बड़ी खबर अगले 1 घंटे में जनहित में आप देखने वाले हैं मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित सीधे प्रयागराज से और आपको दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में कौन कौन सी खबरें आज प्रमुखता से छाई हुई हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, महाकुंभ क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है। आज दिन भर मैंने यहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान बड़े बड़े होर्डिंग समेत उस जगह पर नजर आए जहां पर संगम नोज है और वहीं पर 28-29 की रात मौनी अमावस्या को भगदड़ मची थी। अब सवाल यह है कि क्या चीजें सेंसर करने की कोशिश की जा रही हैं, क्या कुछ छिपाने की कवायद में प्रशासन यहां का लगा हुआ है। कल भारी भीड़ उमड़ेगी, उसके मद्देनजर व्यवस्थाओं को क्या इस तरह से ढका जाएगा। जब मैंने रिपोर्टिंग की उसके बाद इसका 1 घंटे में ही असर हो गया है और फिर होर्डिंग हटा दिए गए। होर्डिंग लगाए क्यों गए थे और होर्डिंग हटाए जाने के पीछे की वजह क्या रही, पूरी खबर विस्तार से रखने वाले हैं जनहित में आपके सामने। इसके अलावा अगली बड़ी खबर भी इसी प्रयागराज से है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे जो पीपा पुल से होकर आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें खबर मिली कि कई पीपा पुल बंद किए गए हैं। लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं, वो एक से दूसरी जगह जाना चाहते हैं। उनकी इस कोशिश के दौरान कुछ पुलिस वालों ने उनको रोकने की कोशिश की। जब उन्होंने सवाल पूछे तो उनके साथ बदसलूकी की गई। सवाल यह है कि अगर इस तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे तो खाकी लाल हो जाएगी। पूरी तस्वीर रखने वाले हैं आपके सामने। इसके अलावा भी प्रयागराज कुंभ से देने वाले हैं कई बड़ी खबरें। अगली खबर राजधानी दिल्ली से होगी। आपको बताते चले 5 फरवरी को वहां पर मतदान होना है, लेकिन उसके ठीक पहले मिडिल क्लास को अपने पक्ष में लाने की कवायद में तमाम पार्टियां लगातार लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक तरफ बजट में मिडिल क्लास के लिए 12 लाख तक के का ऐलान हो गया कि उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और आज पीएम मोदी आरके पुरम में दिल्ली में जाकर जनता से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील करते हुए दिखे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से पलटवार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कैसे जवाब दिया है पूरी तस्वीर रखेंगे आपके सामने। और सबसे बड़ा सवाल, 26 साल के बाद क्या बीजेपी का सूखा वास्तव में खत्म हो जाएगा दिल्ली में। इसके बाद लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होने हैं, लेकिन मिल्कीपुर की सियासी लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ दिलचस्प होती जा रही है। उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक मुद्दे को हवा दी जिसके बाद माहौल गर्मा गया। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दलों की ओर से भी एक दलित लड़की की मौत के मामले को उठाकर योगी सरकार पर किया गया है पलटवार। मिल्कीपुर की लड़ाई कैसे बढ़ रही आगे वो खबर भी रखेंगे आपके सामने। इसके बाद बात होगी इंटरनेशनल खबर की। आपको बताते चले कि वर्ल्ड टैरिफ वॉर की ओर क्या पूरा विश्व आगे की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप सरकार की ओर से कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसके बाद अब ये सवाल खड़ा हो गया है, खासतौर से चीन, कनाडा और मैक्सिको को लेकर आज क्या नई जानकारी सामने आई है और ये टैरिफ वॉर आगे आने वाले वक्त में किसकी किसकी मुश्किलें बढ़ाएगा और अमेरिका के साथ भी टैरिफ वॉर की लड़ाई में क्या छोटे देश इन्वॉल्व हो जाएंगे, पूरी तस्वीर रखने वाले हैं आपके सामने। इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी जो जनहित में आप मेरे साथ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे प्रयागराज महाकुंभ की। आपको बताते चलें कि हमारी टीम लगातार चप्पे चप्पे पर प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद है। हर एक तस्वीर जो आपके लिए जरूरी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वैसे जनहित में हमारे पास 2 चॉइस थी, दिल्ली विधानसभा की खबर और दूसरी प्रयागराज महाकुंभ की खबर। लेकिन महाकुंभ की खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि 28-29 जनवरी की आधी रात को यहां पर हुई भगदड़ में सरकार की ओर से दावों के मुताबिक 30 लोगों की जान चली गई। आंकड़ा इससे बड़ा हो सकता है, इस तरह के दावे विपक्षी दलों की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन क्या उससे सबक लेते हुए सरकार की ओर से अब व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी भी प्रशासन यहां पर किस तरह से कंफ्यूज नजर आ रहा है। बड़े बड़े होर्डिंग, जब मैं ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो बड़े बड़े होर्डिंग यहां पर हमें दिखाई दिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। महाकुंभ सिटी से लगातार रिपोर्ट कर रही हूं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी यहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं और आज हम दोनों ने ऐसी रिपोर्ट की जो एक तरह से सवाल उठाती है, क्या महाकुंभ प्रशासन कल से तीसरे शाही स्नान को लेकर तैयार तो है या फिर मौनी अमावस्या जैसी कुछ भ्रम की स्थिति है। आज मुझे कुछ ऐसे बड़े होर्डिंग दिखाई दिए जिनसे ऐसा लगा मानो संगम नोज को पर्दे में छिपाने की कोशिश की जा रही है। मैंने सवाल उठाए लेकिन इस सेंसरशिप का मुझे कोई जवाब नहीं मिला।
ऐसे ही आज अचानक पीपा पुल बंद कर दिए गए, लोग परेशान हो उठे। मेरे सहयोगी विशाल पांडे ने जब इसकी रिपोर्टिंग की तो पुलिस ने उनसे ही बदसलूकी करनी शुरू कर दी, धक्के मारे गए। लेकिन ना मैं अपनी जगह से हटी, ना ही विशाल। उसका असर यह हुआ कि 1 घंटे के अंदर ये होर्डिंग वापस हटाए जाने लगे। उधर प्रशासन को लोगों के लिए पीपा पुल भी वापस खोलने लगे। हो सकते हैं आपको लगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। बड़ी बात यह है कि क्या ये दोनों वाकये नहीं दिखाते कि महाकुंभ को लेकर जो मेला प्रशासन है वो अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में है। जब बसंत पंचमी के मौके पर करोड़ों की तादाद में लोग आकर संगम नगरी में डुबकी लगाएंगे तो फिर इस कंफ्यूजन के पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद अगले रिपोर्ट में आप तक पहुंचाएंगे कि इस हादसे से जो 3 दिन पहले घटित हुए थे, प्रशासन ने कोई सबक क्यों नहीं सीखा। पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ का होर्डिंग लगा हुआ है। अब उन होर्डिंग को, जिनको आज ही लगाया गया था, उनको चंद घंटों के बाद जब एबीपी न्यूज पर खबर चलती है तो उन तमाम होर्डिंग्स को उतारने का काम किया जाता है। ये है महाकुंभ में एबीपी न्यूज की रिपोर्टिंग का असर, जो सिर्फ 1 घंटे के भीतर दिख गया। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान पर जिस जगह भगदड़ हुई थी, उस जगह के पास कल ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए थे। एबीपी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो जाहिर तौर पर सवाल पूछना बनता था कि संगम नोज पर होर्डिंग्स का ये पर्दा आखिर क्यों। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ का होर्डिंग लगा हुआ है। लेकिन जिस दिन भगदड़ मची थी, ये पूरा का पूरा हिस्सा खाली था। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी। यहाँ से आपको दिखाई देगा, यही वो संगम नोज का इलाका है जहाँ पर भगदड़ मची थी। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 30 लोगों की जान गई है। सवाल बनता था कि क्या जिस जगह भगदड़ हुई उस जगह को प्रशासन दिखाना नहीं चाहता? क्या ये चाहता है कि त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ की तस्वीरें उत्साह पैदा करती हैं, वो ना देखी जाए? अब होर्डिंग्स के जरिए क्या व्यवस्था को सही करने की कोशिश की जा रही है या फिर कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, ये तो सरकार जाने। लेकिन यकीनन उसके ऊपर सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि 28-29 की रात को जो कुछ भी हुआ उसके दाग इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। एबीपी न्यूज पूछता रहा, लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिले। महाकुंभ प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन 1 घंटे बाद एक्शन में आ गया, अपने कर्मचारी भेज दिए और ये होर्डिंग्स उतारने शुरू कर दिए। संयोग से जब होर्डिंग उतरे तब भी एबीपी न्यूज मौजूद था। ये देखिए, एक एक करके यूपी सरकार के गुणगान गाने वाले वो तमाम होर्डिंग्स अब यहाँ पर रखे जा रहे हैं। कई किलोमीटर तक इस तरह के होर्डिंग्स लगाए गए थे और अब तमाम होर्डिंग्स को यहाँ पर रखा जा रहा है, एक के ऊपर एक। यकीनन एक होर्डिंग को बनाने में आप समझ सकते हैं कि कितने पैसे खर्च हुए होंगे। और ये आइडिया किसका था कि वो 28-29 को इतनी बड़ी भगदड़ होती है और उसके बाद यहाँ पर तारीफों के पुल वाले तमाम होर्डिंग्स लाकर यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। हमने उन कर्मचारियों से भी जानना चाहा कि एक तो होर्डिंग्स लगाए क्यों थे, क्या वजह थी और अब उतारे क्यों जा रहे हैं। लेकिन सवालों का जवाब नहीं मिला, ना ये पता चला कि आदेश किसका था। बताना, ये किसने कहा है कि अब हटा दो होर्डिंग? किसने कहा है? सीआई साहब ने। सीआई साहब ने क्या कहा? सीआई साहब ने कहा कि इसको हटा के किनारे रख दीजिए, अभी फिर ये बाद में लगेगा। वहाँ से जमुना पट्टी से लगा के संगम तक, जमुना पट्टी से लेकर संगम द्वार तक, तो कुल कितने होंगे? वो हिसाब से 50-60। हालांकि एक वजह हो सकती है, कई बार इतने होर्डिंग्स लगाने से दुर्घटना का अंदेशा रहता है, तेज हवा से इनके गिरने का खतरा रहता है। लेकिन पहले होर्डिंग लगाने और फिर हटाने पर यह पूछा जा रहा है कि वजह यही थी या फिर प्रशासन कुछ छिपाना चाह रहा था। क्या महाकुंभ के इंतजामों में वाकई कुछ ऐसी कमी है जिसे लेकर प्रशासन चाहता है कि कल बसंत पंचमी के स्नान पर उसे कोई ना देखे? हिंदू पंचांग के मुताबिक शाही स्नान के लिए सबसे शुभ मुहूर्त 3 फरवरी की सुबह 5:23 से लेकर सुबह 6:16 तक का समय रहेगा। अनुमान है कि कल बसंत पंचमी के शाही स्नान पर 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा सकते हैं। कोशिश सबकी संगम नोज पर ही स्नान की होती है। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि सब लोग संगम नोज पर न जाएं, जहां तट पास हो वहीं डुबकी लगा लें। आपको पता है कि मौनी अमावस्या पर जब भगदड़ मची थी, उनमें से एक वजह यह भी थी, पीपा पुल के पास बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कई पीपा पुल को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से अव्यवस्था यहां पर देखने को मिली थी। आज जब मेरे सहयोगी विशाल पांडे ऐसे ही पीपा पुल पर पहुंचे, वहां पर व्यवस्थाएं नाकाफी थी, पीपा पुल बंद था। इसको लेकर जब उन्होंने सवाल उठाए तो पुलिस वालों ने उल्टा उनसे ही बदसलूकी शुरू कर दी। अब सवाल यह है कि पत्रकार के ग्राउंड रिपोर्टिंग पर बदसलूकी की वजह क्यों है?
आगे बढ़िए, यहाँ मत भीड़ गई। कैमरा के प्लीज, अरे आगे बढ़िए, आप धक्का मारेंगे। क्या नाम है आपका? नाम करना कर लेना। अरे धक्का नहीं मारा, आप चलिए मेरे कैमरा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी पर एबीपी न्यूज की रिपोर्टिंग। वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस को रास नहीं आई, वो एबीपी न्यूज की टीम से ही धक्का मुक्की पर उतर आए। कैमरा बंद कैसे मिला? आप आगे बढ़िए, यहाँ मत भीड़ गई। कैमरा के प्लीज, अरे आगे बढ़िए, आप धक्का मारेंगे। पुलिस ने पीपा पुल बंद कर दिया था, जिससे वहां खड़े लोग परेशान हो रहे थे। एबीपी न्यूज ने इन लोगों की परेशानी अपने कैमरे पर दिखानी चाहिए, तो पुलिस बेवजह परेशान हो गई। लोग यहाँ पर जो भी आ रहे हैं वो संगम की तरफ जाना चाहते हैं या फिर रेलवे स्टेशन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। आप ये तस्वीरें यहाँ पर देखिए, लोगों को रोका जा रहा है, लोग इस पुल से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये कोई एक पुल के हालात नहीं है, यहाँ पर अलग अलग पुलों के हालात हैं। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर पीपा पुल बंद कर दिया था। उसकी वजह नहीं बता रही थी, लोगों को बस लंबे रास्ते से जाने को कह रही थी। पुलिस से जब ठोस जवाब नहीं मिला तो एबीपी न्यूज की मौजूदगी देखकर लोग हमसे बात करने लगे थे। मेला क्षेत्र में बने पुलों से रोज लाखों श्रद्धालु अखाड़ा क्षेत्र से संगम की ओर जाते हैं। अगर पुल बंद हो जाए तो लोगों को कई किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ता है। मौनी अमावस्या की भगदड़ के पहले यही हुआ था। पीपा पुल बंद कर दिए जाने से काफी भीड़ जमा हो गई थी। आज भी लोगों के दिमाग में ये बात थी, इसलिए उनका गुस्सा उबाल खा रहा था। कितना पुल आपने चक्कर लगाया? और 7 पुल कड़िया सब बंद है। 15, 16, 24 सब बंद है। पागल बना रहे सर, यहाँ से उधर पहुँचा रहे, यहाँ से इधर। मैंने 20 किलोमीटर निकली है सुबह से, 20 किलोमीटर। तो वीआईपी लोग क्यों आ रहे हैं? वीआईपी के लिए सब खुला है और हम लोग के लिए क्या? हम लोग क्या पागल है? श्रद्धालुओं का आरोप है कि पुल बंद होने पर उन्होंने सवाल पूछा तो पुलिस ने उन्हें जवाब भी नहीं दिया, बल्कि उनसे बदसलूकी की। इस वक्त मैं पीपा पुल नंबर 8 के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर पुलिस प्रशासन से क्या हुआ है? लेडीज लोग के मार का आधा फाड़ी हमारे उधर से हमको स्नान नहीं करना। क्या हुआ? जनता परेशान हो रही थी। ऐसे में एबीपी न्यूज भी यही सवाल कर रहा था कि मेला अधिकारी यहाँ आकर हालात क्यों नहीं देख रहे हैं। सबके चेहरे देख लीजिए। एबीपी न्यूज सिर्फ रिपोर्ट दिखा रहा है कि प्रशासन यहाँ पर हालात सुधारे, क्योंकि पीपा पुल क्यों बंद किए गए हैं उसकी जगह यहाँ पर लगातार धक्का मुक्की की जा रही है। आप ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद और मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी अगर सोकर उठ गए हो तो वो ग्राउंड जीरो पर आए और इन हालात को सुधारे। पुलिस का दबाव था कि ना हम सवाल पूछे ना जनता सवाल पूछे और सब वहां से हट जाएं। लेकिन खबर दिखाने के कुछ देर बाद असर हुआ। पीपा पुलों को खोलने का आदेश जारी हो गया। सवालों का असर हुआ खबर दिखाने के कुछ ही देर बाद। जब मैं अखाड़ा क्षेत्र में पीपा पुल नंबर 10, 9, 7, 6, 5 पर पहुंचा तो मुझे ये पीपा पुल बंद दिखाई दिए और इस दौरान पीपा पुल नंबर 9 के पास बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, जो कि ये शिकायत कर रहे थे कि उन्हें काफी दूर तक घूमकर आना जाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो संगम की तरफ नहीं जा रहे हैं। उनकी इन्हीं शिकायतों के बाद जब हमने पुलिस से ये जानना चाहा कि आखिरकार पीपा पुल बंद क्यों किया गया है, उसके बाद पुलिस धक्का मुक्की करने लगी। और ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि पिछली बार मौनी अमावस्या के मौके पर भी कुछ इसी तरह से पीपा पुल बंद पड़े हुए थे। आपने देखा भीड़ इस वजह से जमा हुई थी क्योंकि पुलों को अचानक बंद कर दिया गया था, जबकि पुलिस ये जताना चाहती थी कि हमारी रिपोर्टिंग की वजह से लोग जमा हो रहे हैं। आप खुद देखें कि रिपोर्टिंग सिर्फ लोगों की परेशानी की तरफ ध्यान दिलाने के लिए थी। कोई एक कारण बताएंगे? आप अव्यवस्था मत फैलाइए, बंद करिए। मैं अव्यवस्था नहीं फैला रहा हूं। कैमरा बंद कैसे करा रहे हैं? आप आगे बढ़िए, यहाँ मत भीड़ गए। कैमरा कैसे ब्रिज, अरे आगे बढ़िए। आप धक्का मारेंगे। आप जो करना है हटिए। आप धक्का मार रहे हैं। आप भीड़ लगा, हम भीड़ नहीं लगा रहे हैं। 2000 किलोमीटर मैं मान रहा हूँ, हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन चलते रहिए, भीड़ मत इकट्ठा करिए। भीड़ मत इकट्ठा करिए, चलते रहिए, चलते रहिए। महाकुंभ का बसंत पंचमी का स्नान महाकुंभ प्रशासन के लिए किसी अग्नि परीक्षा जैसा है। मौनी अमावस्या की भगदड़ के बाद बहुत से लोग सहमे हुए हैं। वो तसल्ली भी चाहते हैं कि कल बसंत पंचमी के शाही स्नान में सब कुछ ठीक रहे, मौनी अमावस्या जैसे हालात न बने।
विशाल पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज क्षेत्र से ही जुड़ चुके हैं, जहां पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और जहां पर कल होने वाली भीड़ को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं कि यहां क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। विशाल, सीधे आपके पास आते हुए, क्या सभी पीपा पुल अब खोल दिए गए हैं? देखिए चित्रा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है, एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट का बड़ा असर हुआ है। उनके मुताबिक अरैल से झूसी जाने के लिए पुल नंबर 28 खुला है, संगम से झूसी जाने के लिए पुल नंबर 2, 4, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 23 और 25 खुले हैं। इसके अलावा झूसी से संगम जाने के लिए पुल नंबर 16, 18, 21 और 24 का प्रयोग कर सकेंगे। इस वक्त मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये संगम की तरफ से अखाड़ा क्षेत्र यानी झूसी की तरफ जाने वाला पुल है, जिस पर लोग अब यहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज़ की खबर का यह असर है। हालांकि झूसी से संगम की तरफ आने वाला जो पुल है उसे काफी दूर का पुल खोला गया, जैसे पुल नंबर 16, 18, 21 और 24, यानी श्रद्धालुओं को बहुत दूर चलकर ही संगम की तरफ आना पड़ेगा। हालांकि यहां पर व्यवस्था का भी यह एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल अब यह है कि आखिरकार एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट के बाद ही अधिकारियों की नींद क्यों खुली। अब जाकर पीपा पुल यहां पर खुल पाया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि बसंत पंचमी का जो शाही स्नान कल सुबह 4 बजे से शुरू होगा, उस मौके पर भी पुलिस प्रशासन इसी तरह से व्यवस्थित ढंग से लोगों को स्नान कराकर वापस भेजेगा। एबीपी न्यूज़ चप्पे चप्पे पर चित्रा मौजूद है और आज दोपहर में भी हमने जब अखाड़ा क्षेत्र में यही अव्यवस्था देखी, लोग अपना दर्द हमसे साझा कर रहे थे, शिकायत हमसे कर रहे थे, उसी शिकायत को हम रिपोर्ट कर रहे थे और उसी बीच पुलिस वाले हमारे बीच में आते हैं, हमें धक्का मारते हैं, वहां से हटने के लिए कहते हैं, हमारा कैमरा बंद करने का प्रयास करते हैं। और जब मैं उनसे सवाल पूछता हूं आखिरकार ये पीपा पुल बंद क्यों है, तो वो कहते हैं प्रशासन का आदेश है। आखिरकार प्रशासनिक अधिकारी इस पर अपनी प्रतिक्रिया समय रहते क्यों नहीं देते हैं, समय रहते पुल क्यों नहीं खोलते हैं। आखिरकार जब एबीपी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया उसके बाद अब जाकर पीपा पुल खुले हैं। चित्रा, अगर अलग अलग क्षेत्रों की बात करूं मैं विशाल, यहां पर देखिए, हालांकि मौनी अमावस्या के मुकाबले इस बार भीड़ थोड़ी कम आनी है, लेकिन फिर भी क्या सबक लिया गया, क्योंकि 28-29 की रात आप भी यहीं पर थे, मैं भी यहां पर थी, अलग अलग हिस्सों में आधी रात को हम लोगों ने रिपोर्टिंग की, किस तरह से अव्यवस्था का आलम था। क्या उससे सबक लेते हुए पीपा पुल को लेकर तो खबर के असर हो गया, इसके अलावा होर्डिंग को लेकर भी हमने जो रिपोर्ट किया उसका भी असर हमने देखने को मिला, लेकिन और कौन कौन से मोर्चे हैं जहां पर अभी भी काफी ज्यादा कमियां यहां दिखाई दे रही हैं और प्रशासन कंफ्यूज नजर आ रहा है मिला क्षेत्र को लेकर? देखिए चित्रा, यहाँ पर अगर हम मौनी अमावस्या से तुलना करें बसंत पंचमी की, तो सबसे ज़्यादा भीड़ तो मौनी अमावस्या पर ही आती है। ये हमेशा से होता रहा है। बसंत पंचमी के मौके पर मौनी अमावस्या की अपेक्षा भीड़ कम रहेगी, लेकिन यहाँ पर तैयारियां ज़्यादा रहने की आवश्यकता है। थोड़ी देर पहले प्रशासन और सरकार की तरफ से बताया गया है कि 11 स्तर पर सुरक्षा और तैयारियों की व्यवस्था की जा रही है, यानी वन वे रूट यहाँ पर लागू किया जाएगा। पिछली बार वन वे रूट नहीं था मौनी अमावस्या के मौके पर, इस बार वन वे रूट की व्यवस्था की जा रही है, यानी एक रूट से श्रद्धालु आएंगे तो दूसरे रूट से स्नान करके वापस जाएंगे। इसके अलावा पिछली बार पीपा पुल नहीं खुले थे, इस बार पीपा पुल खोलने का आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। तीसरी बड़ी बात यह है कि क्विक रेस्पॉन्स टीम 56 की संख्या में पूरे मेला क्षेत्र में तैनात की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी स्थिति में तुरंत सहायता मुहैया कराई जा सके। फिलहाल कोशिश यही रहनी चाहिए कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठी ना होने पाए, लोग स्नान करें और सीधे वापस जाए। और चित्रा, यहाँ पर क्योंकि आप भी लगातार इस मेला क्षेत्र में आज दिन भर घूमी हैं, अलग अलग इलाकों का आपने दौरा किया है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जी आपने क्या कुछ चीजें किस हालात को यहाँ पर देखा जो आप यहाँ पर साझा करना चाहेंगे। चित्रा, विशाल, देखिए सवाल महत्वपूर्ण है। हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए भी बताया है कि मेला क्षेत्र में अभी भी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन थोड़ी नाकाफी हैं। हालांकि उस दिन के मुकाबले मैंने ये देखा कि आज अनाउंसमेंट की बेहतर व्यवस्था की गई है। यहां पर जगह जगह न जाने कितने 100 की तादाद में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। उस दिन सिर्फ खोया पाया केंद्र को लेकर ही ज्यादा बातें हो रही थी, लेकिन आज लोगों से अपील की जा रही है, क्योंकि 9:45 बजे से ही आज बसंत पंचमी का जो मुहूर्त है उसकी शुरुआत हो गई है। कल दिन भर वो जारी रहेगी, उसको लेकर यहाँ पर अनाउंसमेंट
हरासमेंट हो रहे हैं, लोग कहीं इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है ताकि लोगों को जल्द से जल्द डुबकी लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उनको वहां से हटाने का काम किया जा रहा है। बड़ी तादाद में पुलिस प्रशासन, अर्धसैनिक के बल लगातार अलग अलग हिस्सों में जाकर वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि अगर आपने स्नान कर लिया है तो फिर आप मेला क्षेत्र से बाहर चले जाएं। कुल मिलाकर ये स्थिति है। उम्मीद यही कि कम से कम सबक सीखते हुए कल की जो व्यवस्था हो वो बहुत ज्यादा बेहतर हो, ताकि 28-29 की रात वाला जो दर्द है वो अब इस प्रयागराज को, इस क्षेत्र में आने वाले लोगों को भुगतना नहीं पड़े। बहुत धन्यवाद विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार एबीपी न्यूज के हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों पर मौजूद रहेंगे, जिनसे एक एक खबर, एक एक पड़ताल लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं राजधानी दिल्ली। विधानसभा के चुनाव हैं, 5 तारीख को वोटिंग होगी। उसके ठीक पहले आज सियासत का सुपर संडे राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया। उनके पास पीएम के अलावा भी कई स्टार कैंपेनर अलग अलग हिस्सों में दिखे। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन गजब की बात यह हो गई कि आज दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल थोड़े ठंडे दिखे, स्लो प्रचार चला। बस कल शाम तक की बात और है, उसके बाद नेता नहीं बोलेंगे। सीधे 5 तारीख को दिल्ली का वोटर ईवीएम का बटन दबाकर बोलेगा। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में अपने चुनाव प्रचार की चौथी रैली की। आरके पुरम की रैली में मोदी ने कहा, 8 तारीख को आपदा जा रही है। कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। पीएम ने एक बार फिर कहा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद न जनहित की योजनाएं बंद होंगी, न झुग्गियां तोड़ी जाएंगी। ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं। दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री की आज दिल्ली में एक ही रैली थी, लेकिन बीजेपी के सारे बड़े नेता, मंत्री, सांसद आज सुबह से दिल्ली के प्रचार मैदान में थे। बीजेपी के कई मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली के अलग इलाकों में मोर्चा संभाला, डोर टू डोर कैंपेन और रैलियों से बीजेपी के लिए वोट मांगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजेंद्र नगर में और सांसद अनुराग ठाकुर ने कालकाजी में रैली कर आम आदमी पार्टी पर बड़े हमले किए। चाहे 2019 का घोषणा पत्र हो, चाहे 2024 का घोषणा पत्र हो, आप उठाकर देख लीजिए। पढ़े लिखे लोग भी यहां पर मौजूद हैं, उठाकर घोषणा पत्र देख लीजिए। एक भी ऐसी बात आपको नहीं मिलेगी जिसे हम लोगों ने कहा हो और उसे पूरा न किया। जो कहा केजरीवाल ने आज तक किया नहीं, लेकिन भाजपा ने जो कहा वो किया। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी राज्यों में 1500 रुपए बहनों के खाते में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। केजरीवाल के प्रति इतना रोष है, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, ये केजरीवाल एम्स के आईसीयू में भर्ती हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज रैली की बजाय बैठक की। अमित शाह से दिल्ली देहात के 360 गांवों और 36 बिरादरियों के प्रतिनिधि मिले। वादा किया कि उनका वोट बीजेपी को मिलेगा। कांग्रेस के लिए आज की पहली रैली सीमापुरी में प्रियंका गांधी ने की। प्रियंका ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी को एक तराजू पर तौला। अगर आज केजरीवाल जी 450 करोड़ रुपए अपने प्रचार में अपने चेहरे को चमकाने के लिए मीडिया में खर्च कर रहे हैं, तो ये किसके पैसे हैं? आपके पैसे हैं। अगर मोदी जी हजारों करोड़ों रुपए का प्रचार कर रहे हैं, तो किसके पैसे से कर रहे हैं? राहुल गांधी भी शाम को कांग्रेस का प्रचार करने निकले। दावा किया कि दिल्ली को 2013 के पहले के दौर में कांग्रेस हिला सकती है। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, एक गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। केजरीवाल जी की टीम, यहां लिखा है टीम केजरीवाल। केजरीवाल की स्पेशल टीम जो है, इसमें आप मुझे एक दलित नाम दिखा दीजिए।
एक पिछड़े का नाम दिखा दीजिए, एक मुसलमान नाम दिखा दीजिए। कांग्रेस पर तीखा हमला आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया। कांग्रेस को बुजुर्ग मरीज बता दिया। अब कांग्रेस जो है ना, वो डेंट पार्टी बन गई है कि किसको डेंट करेगी पार्टी। जीतने की बात छोड़ दो, बस सिर्फ आप भी यही डिबेट करते रहते हो कि कांग्रेस किसको नुकसान कर रही है। अब नुकसान करने वाली पार्टी बन गई। इस बीच आज दिल्ली में एक चुनावी उत्पात भी हुआ। नई दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर के पास आम आदमी पार्टी की प्रचार गाड़ी पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया। उसने फिर आरोप लगाया कि बीजेपी गुंडागर्दी के दम पर 5 फरवरी का चुनाव जीतना चाहती है। और अब आते हैं दिल्ली के मिडिल क्लास फैक्टर पर। क्या दिल्ली में जीत हार तय करने के लिए मिडिल क्लास वोटर ही काफी है? क्या मिडिल क्लास को लुभाने के लिए जिस तरह के दावे और वायदे लगातार पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं, अब मिडिल क्लास का वोटर गोलबंदी के जरिए किसी एक की जीत या हार तय करेगा? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से कल बजट पेश किया गया। उस बजट में मिडिल क्लास को 12 लाख तक की आय पर छूट का प्रावधान कर दिया गया। टैक्स अब नहीं देना होगा। दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग रहते हैं जिनकी सैलरी 1 लाख हर महीने की है। ऐसे में टैक्स नहीं देने का दांव चल के क्या मिडिल क्लास पर अपना प्रभाव छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान यहां पर जो मिडिल क्लास की आबादी है, 40% वोटर बीजेपी के पक्ष में गए थे। लेकिन विधानसभा में भी क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल कायम है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। That there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. पूछा तो कल ही जाने लगा था कि मोदी सरकार ने आम बजट में मिडिल क्लास पर जो 12 लाख रुपए की टैक्स फ्री मेहरबानी की है, क्या उसका दिल्ली चुनाव से भी कोई गहरा रिश्ता नाता है? आज पिक्चर साफ हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के आरके पुरम में चुनावी रैली की और कल के बजट का खास जिक्र छेड़ा। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया। जीरो। प्रधानमंत्री ने युवाओं की टैक्स फ्री सैलरी, बुजुर्गों की पेंशन, फ्री इलाज, सबका जिक्र किया। कहा यह गारंटी मोदी ही दे सकता है। मध्यम वर्ग के लोगों के हजारों रुपये बचेंगे। ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों की जेब में भी इस साल हजारों करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के इस भाषण के साथ ही दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन की लड़ाई मिडिल क्लास पर मुड़ती दिखाई दी। हिंदुस्तान के विकास में हमारे मध्यम वर्ग का, हमारे मिडिल क्लास का बहुत बड़ा योगदान है। ये भाजपा ही है जो मिडिल क्लास को सम्मान देती है, ईमानदार टैक्स पेयर को पुरस्कार देती है। बड़ा सवाल है, जैसे जातियों के नाम पर अक्सर वोट बट जाते हैं, क्या दिल्ली में लोअर, मिडिल और अपर क्लास के नाम पर बटेंगे? क्या संभव है कि मिडिल क्लास ही दिल्ली के नतीजे तय कर दे? पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइस की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक देश की 31% आबादी मिडिल क्लास में आती है, लेकिन दिल्ली में 67% लोग मिडिल क्लास में आते हैं। यानी अपर, मिडिल और लोअर क्लास की बात करें तो दिल्ली में मिडिल क्लास निर्णायक फैक्टर है। अब तक तीनों पार्टियों का कैंपेन रेवड़ियों के जरिए दिल्ली के झुग्गी वासियों, कैश ट्रांसफर के नाम पर महिलाओं, मुफ्त पढ़ाई के नाम पर युवाओं और फ्री इलाज के नाम पर बुजुर्गों पर फोकस दिख रहा था। हालांकि मिडिल क्लास किसी एक तरफ झुका हो, ये हुआ नहीं है। दिल्ली में इस वक्त 1.5 करोड़ वोटर हैं, इसके 67% मिडिल क्लास में। बड़ी संख्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों, प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, दिल्ली के मझोले व्यापारियों की है। बड़ी संख्या में रिटायर्ड पेंशनर्स भी हैं। हालांकि दिल्ली का मिडिल क्लास अपने मूड स्विंग के लिए भी जाना जाता है। जो लोग सुबह चुनाव में बीजेपी की तरफ झुकता है,
लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाता है। 2014 में बीजेपी ने दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन 2015 विधानसभा में उसे 35% मिडिल क्लास ने वोट दिया, 51% ने आम आदमी पार्टी को दिया। 2019 में बीजेपी ने फिर लोकसभा की 7 सीटें जीती, लेकिन 2020 विधानसभा के चुनाव में दिल्ली के मिडिल क्लास ने उसे 39%, जबकि आम आदमी पार्टी को 53% वोट दे दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली का 34% मिडिल क्लास वोट इंडिया अलायंस की तरफ और 43% मिडिल क्लास वोट बीजेपी की तरफ गया। ये अंतर सिर्फ 9% वोटों का था। ऐसे में पीएम मोदी ने मिडिल क्लास पर 12 लाख की टैक्स बचत का मास्टर स्ट्रोक खेला तो केजरीवाल भी क्रेडिट की दौड़ में आ गए। आम आदमी पार्टी ने कल ही सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी कर दिया, कहा कि केजरीवाल ने ही 12 लाख टैक्स फ्री कराए हैं। वो बयान भी फिर वायरल किया जिसमें केजरीवाल ने ये मांग की थी। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी। हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। दिल्ली के मिडिल क्लास परिवारों क्रेडिट होल्ड से साफ है कि दिल्ली का मिडिल क्लास हर पार्टी के दिमाग में घूम रहा है। ये 5 तारीख को तय होगा कि मिडिल क्लास किधर जाएगा। कहीं पिछले 2 चुनावों की तरह केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल तो नहीं चुनेगा या किसी एक तरफ झुकेगा। दिल्ली में मिडिल क्लास की तरह पूर्वांचली वोटर भी बड़ा फैक्टर हैं, जिनको लुभाने के लिए पार्टियों की ओर से अलग अलग दावे किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को पूर्वांचली बताया और पूर्वांचल के लोगों को याद दिलाया कि कोरोना के काल में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उनके साथ कितना गलत सलूक किया था। ये रिपोर्ट। बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। 8 फरवरी को दिल्ली का सियासी मौसम बदलेगा या नहीं, ये दिल्ली के करीब 1.5 करोड़ वोटर 5 फरवरी को तय करेंगे, जिनमें बड़ी संख्या यूपी और बिहार के उन पूर्वांचली मतदाताओं की भी है जिन पर दिल्ली चुनाव की शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की नजर है। इसीलिए दिल्ली चुनाव में अपना प्रचार अभियान खत्म करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने और पूर्वांचलियों के बीच के रिश्ते की दुहाई देकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर एक साथ हमला बोल दिया। मोदी पूर्वांचल से सांसद बनकर के आया है। आपदा और कांग्रेस वालों को इससे भी दिक्कत है। पूर्वांचल के लोग दिल्ली में काम करते हैं, दिल्ली के विकास में सहयोग करते हैं। अपना और पूर्वांचल के बीच कनेक्शन याद दिलाने के बाद प्रधानमंत्री ने लगे हाथों दिल्ली में बसे पूर्वांचलियों को फ्लैशबैक में ले जाकर कोरोना महामारी के दौरान पूर्वांचली वोटरों को दिल्ली से हुए पलायन का दौर याद दिलाकर आम आदमी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। जब कोविड आता है तो आपदा वाले अफवाहें फैलाकर, भय दिखाकर, झूठ बोलकर मेरे पूर्वांचल के भाई बहनों को दिल्ली से निकाल देते हैं। कोविड के नाम पर दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। पूर्वांचली वोटर दिल्ली चुनाव में लगातार केंद्र में इसलिए बना हुआ है क्योंकि दिल्ली के कुल 1.55 करोड़ वोटरों में 30% यानी करीब 45 लाख ऐसे वोटर हैं जो यूपी और बिहार से आते हैं। दिल्ली के कुल 11 जिलों में से 4 जिले पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, शाहदरा और दक्षिण पश्चिम दिल्ली में बड़ी आबादी पूर्वांचलियों की है और दिल्ली के 29 विधानसभा क्षेत्रों में 20% से भी ज्यादा पूर्वांचली वोटर हैं। इसीलिए दिल्ली चुनाव की तीनों बड़ी पार्टियां बीजेपी, आप और कांग्रेस लगातार खुद को पूर्वांचलियों के सबसे करीब दिखाने की कोशिश कर रही हैं। पूर्वांचलियों के सम्मान और अपमान के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी कई बार आमने सामने आ चुकी है, जबकि कांग्रेस ने तो सरकार बनने पर दिल्ली में अलग से पूर्वांचल मंत्रालय बनाने का वादा कर दिया है। लेकिन दिल्ली में रहने वाला पूर्वांचल का वोटर किसके साथ खड़ा है, ये तब साफ होगा जब 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे।
और अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर, जहां पर 5 तारीख को उपचुनाव होना है। उसको लेकर पार्टियों की अपनी तैयारी है। इन सब के बीच आपको बताते चले, मिल्कीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से समाजवादी पार्टी पर बेहद तीखा हमला किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में एक दलित युवती की मौत भी लगातार विपक्षी दलों की ओर से सवालों के घेरे में सरकार को इस मुद्दे पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जबकि वहां के सांसद अवधेश प्रसाद का रोना भी आज काफी ज्यादा चर्चा में रहा। मिल्कीपुर का चुनाव राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बनकर रहे। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच हो रही भिड़ंत में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मैदान में उतरे तो समाजवादी पार्टी पर डायरेक्ट अटैक करके मिल्कीपुर उपचुनाव का पारा और चढ़ा दिया। याद रखना, सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेब लगाना है। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जहां बीजेपी के चंद्रभान पासवान का मुकाबला समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अजीत प्रसाद से हो रहा है। इसी बीच अयोध्या में हैवानियत के बाद एक युवती की हत्या का खौफनाक मामला सामने आया है, जहां 2 दिनों से लापता एक युवती का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि हत्या से पहले आरोपियों ने युवती से हैवानियत की हदें पार कर दी। वो बंधे हुए, वो भी बंधी हुई बिना कपड़े के, हाथ पैर सब टूटा हुआ उसका, सब टूटा हुआ, पूरा ब्लेड उलेट मारा हुआ है, मुंह में आँख वाँख फोड़ दिए हैं उसके। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या की घटना उस घटना स्थल पर कारित नहीं की गई है और हत्या की घटना कहीं और करके शव को ला करके वहाँ डिस्पोज किया गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव से ठीक पहले अयोध्या की घटना को लेकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर युवती से हैवानियत का मुद्दा उठाते हुए यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। दरिंदगी की शिकार युवती के लिए न्याय की मांग के दौरान अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद तो फपक कर रोने लगे। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में हैं। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? राम हो? जी। लेकिन अवधेश प्रसाद के आंसुओं को सीएम योगी ने दिखावा बताते हुए दावा किया कि अयोध्या के मामले में भी समाजवादी पार्टी का ही कनेक्शन निकलेगा। अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव से ठीक पहले दलित युवती से हैवानियत और हत्या की इस घटना के बाद विपक्ष को यूपी में एक बार फिर गोलबंद होने का मौका मिल गया है। और अब बात करेंगे अमेरिका की। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कहे के मुताबिक कनाडा और मैक्सिको के साथ ही चीन पर भी टैरिफ बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने जो संकेत दिए हैं, आगे आने वाले वक्त में यूरोपीय देशों पर भी इसी तरह से कुछ वो अमल में लाने की कोशिश कर सकते हैं। अब अमेरिका की ओर से इस तरह से कदम आगे बढ़ाए गए तो फिर पड़ोसी मुल्कों ने पलटवार भी किया है। इसी के साथ ही सवाल अब ये खड़े होने लगे हैं, क्या आगे आने वाले वक्त में दुनिया भर में टैरिफ वॉर की शुरुआत हो जाएगी? जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, तभी से अमेरिकी टैरिफ की धमकी कई देशों को मिल चुकी है। कनाडा, मैक्सिको और चीन, फिलहाल ये वो 3 देश हैं जिन पर ट्रंप ने असल में टैरिफ बढ़ा दिया है। अमेरिका ने कनाडा पर 25%, मैक्सिको पर 25% और चीन से आयात पर 10% टैरिफ बढ़ाने पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यानी ये तीनों देश अगर अमेरिका में अपना सामान बेचना चाहते हैं तो उन्हें अमेरिका को ज्यादा टैक्स देना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में अवैध घुसपैठ और घातक दवाओं का हवाला देकर इस टैरिफ का ऐलान किया है। कनाडा और मैक्सिको के व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर, एल्यूमिनियम और कॉपर मटेरियल और दवाइयों के आयात पर टैरिफ बढ़ाया गया है।
In one case, they're sending massive amounts of fentanyl, killing hundreds of thousands of people a year with the fentanyl. And in the other two cases, they're making it possible for this poison to get in, number one. And number two, we have big deficits. ट्रंप के एक्शन का रिएक्शन भी हुआ। कनाडा, मैक्सिको और चीन तीनों ही देशों ने जवाबी हमले की तैयारी कर ली है। जस्टिन ट्रूडो की अंतरिम सरकार जल्द ही अमेरिकी सामान पर 25% टैरिफ लगाएगी। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने भी अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। वहीं चीन ने कहा कि ये नियमों का उल्लंघन है, वो विश्व व्यापार संगठन में इसकी शिकायत करेगा। इसी खबर के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। और आपको याद दिलाते चले, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही लगातार एबीपी न्यूज पर आप बड़े कवरेज देखेंगे। प्रयागराज में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर हमारे तमाम रिपोर्टर्स तैनात हैं, जो आपको हर एक तस्वीर, हर एक जानकारी, हर खबर सबसे पहले दिखाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।